हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें मैं चैप्टर 2 के कुछ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर जाइएगा। इस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। आपका 1 नंबर प्रश्न है, पौधों में शारीरिक कार्य का नियंत्रण किस विधि से होता है? पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा रासायनिक नियंत्रण विधि। रासायनिक नियंत्रण विधि। अगला प्रश्न है, पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है? पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर होगा पौधों के शीर्ष स्तंभ में। पौधों के शीर्ष स्तंभ में। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो पादप वृद्धिवर्धक पदार्थों के नाम लिखिए। किन्हीं दो पादप वृद्धिवर्धक पदार्थों के नाम लिखिए। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑक्सीजन, 2 नंबर जिब्रेलिन। अगला प्रश्न है, एक पादप वृद्धिरोधक हार्मोन का नाम लिखिए। एक पादप वृद्धिरोधक हार्मोन का नाम लिखिए। तो आपका राइट आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न है, फल पकाने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है? फल पकाने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा एथिलीन। एथिलीन। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा जाइलम ऊतक से। जाइलम ऊतक द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन्स क्या है? पादप हार्मोन्स क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा पौधों के वृद्धि एवं समन्वय हेतु जिस रसायन का उपयोग होता है उसे पादप हार्मोन्स कहते हैं। पौधों की वृद्धि एवं समन्वय हेतु जिस रसायन का उपयोग होता है उसे पादप हार्मोन्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, विक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? विक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा विक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। विक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में विक्र कौन सा कार्य करता है? मनुष्य में विक्र कौन सा कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर होगा उत्सर्जन का कार्य। उत्सर्जन का कार्य। अगला प्रश्न है, हार्मोन्स की कोई एक विशेषता लिखिए। हार्मोन्स की कोई एक विशेषता लिखिए। तो आपका राइट आंसर होगा हार्मोन्स पौधों की वृद्धि एवं प्रजनन में सहायक होता है। हार्मोन्स पौधों की वृद्धि एवं प्रजनन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिकीय तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? राइट आंसर होगा तंत्रिकीय तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तंत्रिकीय तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है? मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर होगा मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली मेनिजेज कहलाती है। मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली मेनिजेज कहलाती है। अगला प्रश्न है, अग्र मस्तिष्क के 2 मुख्य भागों के नाम लिखिए। अग्र मस्तिष्क के 2 मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑल्फैक्टरी या सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। मस्तिष्क में वृद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा मनुष्य में, यानी मनुष्य के मस्तिष्क में वृद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेब्रम है। मस्तिष्क में वृद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेब्रम है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है? मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है? तो आपका राइट आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर होगा नियंत्रण एवं चेतना। नियंत्रण एवं चेतना। अगला प्रश्न है, एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेकस भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स
को लिखे। एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स भाग से स्रावित होने वाली हार्मोन्स के नाम लिखे। तो आपका राइट आंसर होगा एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा 46 यानी 46। अगला प्रश्न है, विष्णु द्वारा स्रावित होने वाली हार्मोन्स का क्या नाम है? विष्णु द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, रक्त किस तरह का उत्तक है? रक्त किस तरह का उत्तक है? तो आपका राइट आंसर होगा रक्त तरल संयोजी उत्तक है, रक्त तरल संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न है, हरित लवण के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवण के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो आपका राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में भाग में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम भाग में। अगला प्रश्न है, पादप में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है? पादप में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है? तो आपका राइट आंसर होगा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पादप हार्मोन्स के द्वारा होता है। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पादप हार्मोन्स के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के नाम लिखे। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के नाम लिखे। तो आपका राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन को कौन प्रेरित करता है? कोशिका विभाजन को कौन प्रेरित करता है? तो आपका राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स उत्पन्न होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स उत्पन्न होता है? तो आपका राइट आंसर होगा एड्रेनालिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र को कौन सी गैस प्रभावित करती है? तंत्रिका तंत्र को कौन सी गैस प्रभावित करती है? तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यानी CO। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को CO बोलते हैं एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, पाइरूवेट का विखंडन किस कोशिका में होता है? पाइरूवेट का विखंडन किस कोशिका में होता है? तो आपका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, एड्रेनालिन सीधा किसमें स्रावित होता है? एड्रेनालिन सीधा किसमें स्रावित होता है? तो आपका राइट आंसर होगा रुधिर में। अगला प्रश्न है, वसा का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? वसा का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? तो आपका राइट आंसर होगा क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र। अगला प्रश्न है, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन है? अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा पेप्सिन, पेप्सिन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर होगा अग्नाशय में, अग्नाशय में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा मधुमेह, मधुमेह। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुवर्तन गति पृथ्वी के केंद्र से संबंधित है? कौन सी अनुवर्तन गति पृथ्वी के केंद्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा गुरुत्वानुवर्तन गति, गुरुत्वानुवर्तन गति। अगला प्रश्न है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा छुई मुई के पौधे पर, छुई मुई के पौधे पर। फ्रेंड्स, ये रहे आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 38 प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर जाइएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।